गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अलंकार सिन्हा। भारतीय संविधान के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर सीरीज में हम लोग केंद्र राज्य संबंध में सूचियों के निर्वचन से संबंधित कुछ सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। तो टोटल 9 प्रिंसिपल्स हैं, 9 सिद्धांत हैं। पहला समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत, दूसरा व्यापक अर्थान्वयन का सिद्धांत, तीसरा अनुषंगी शक्तियों का सिद्धांत, चौथा अधिमुक्त क्षेत्र का सिद्धांत, पांचवा संघ की प्रधानता का सिद्धांत, छठा है अर्थ संकोच का सिद्धांत, सातवां पृथक्करण का सिद्धांत, आठवां आभासी विधायन का सिद्धांत, नौ है सार और तत्व का सिद्धांत। जिसमें से कुछ सिद्धांत तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एलएलबी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में अगर आप सोच रहे हो कि आप जज बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट एडवोकेट बनना चाहते हैं या पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि जनरली हर बच्चे का एक सपना होता है कि पढ़ लिख करके हम अच्छी पोस्ट को गेन करें, द बेस्ट पोजीशन पे हो, तो जाहिर सी बात है हमारे विद्यार्थियों का भी सपना होगा ही। तो इन उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए आप लोग सार तत्व का सिद्धांत, आभासी विधायन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, अर्थ संकोच का सिद्धांत और समन्वयकारी अर्थान्वयन के सिद्धांत, यानी 9 सिद्धांत में से 4 सिद्धांत पे ज्यादा फोकस करेंगे। यानी अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से सुन लेंगे, 2 बार 3 बार वीडियो पॉज करके सुन लेंगे और उसे फिर लिख लेंगे अपनी कॉपी में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। पहला सिद्धांत है समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित है कि संघ को वरीयता देने के बावजूद भी संविधान में राज्य के लिए विधायी शक्तियों को आरक्षित किया जाना संतुलन की अवस्था को दर्शाता है। अतः 2 भिन्न सूचियों के अधीन रखे गए विषयों का ऐसा समन्वयकारी निर्वचन किया जाना चाहिए कि उन दोनों की उपयोगिता एवं महत्व बनी रहे। यानी कि इस टाइप से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, निर्वचन होना चाहिए कि संघ सूची और राज्य सूची के प्रगणित विषयों का महत्व अलग अलग बना रहे। इस सिद्धांत के माध्यम से न्यायालय द्वारा विषयों की पारंपरिक संगति बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों की शक्तियों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। किसकी? संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को विधि निर्माण की शक्ति है, तो दोनों की शक्तियों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फिर भी इस सिद्धांत के विफल होने पर संघ की प्रधानता के सिद्धांत को ही अपनाया जाता है। चूंकि ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रहा, तो संघ की प्रधानता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। अब इस पर कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। पहला, गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाम मद्रास राज्य 1945। गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाम मद्रास राज्य 1945। दूसरा है हरक चंद रतन चंद बांधिया बनाम भारत संघ 1970 सुप्रीम कोर्ट। तीसरा केस है कलकत्ता गैस कंपनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1962 सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ, वेवरली जूट फिल्म व रेमंड कंपनी 1963 सुप्रीम कोर्ट। फिफ्थ है अजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 1994 सुप्रीम कोर्ट। सिक्स है बंबई राज्य बनाम बालसारा 1951 सुप्रीम कोर्ट। सेवेंथ केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम केशव राय इंडस्ट्रियल लिमिटेड 2004 सुप्रीम कोर्ट। एट्थ है प्रेमचंद्र जैन बनाम आरके छावड़ा 1984 सुप्रीम कोर्ट। नाइन्थ केस है अतियाबारी चाय कंपनी बनाम असम राज्य 1961 सुप्रीम कोर्ट। 10th के और वेरी इंपॉर्टेंट केस है प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना 1947 प्रीवी काउंसिल का केस है। ये 10 केसेस हैं, बहुत
लकी स्टूडेंट हम लोग आज के टाइम पे हैं कि ये सारे केसेस का संकलन एक अच्छी बुक में दिया गया है, माननीय पंकज त्रिपाठी सर की बुक है, उसमें दर्शाया गया है और ये भी बताया गया है कि इन 10 केसेस की रेलेवेंसी समन्वयकारी अर्थान्वयन के सिद्धांत में कहां तक रेलेवेंट है। ये 10 केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। नेक्स्ट है व्यापक अर्थान्वयन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग विषयगत अधिकारिता के आधार पर प्रश्नगत विधि को बचाए रखने के लिए किया जाता है। क्या कहा गया है? विषयगत अधिकारिता के आधार पर, यानी कि जो हमारा जुरिस्डिक्शन है, सब्जेक्टिव जुरिस्डिक्शन है, विषयगत अधिकारिता के आधार पर प्रश्नगत विधि, जो चैलेंज्ड लॉ है, प्रश्नगत विधि है, को बचाए रखने के लिए किया जाता है। कौन से सिद्धांत का प्रयोग? व्यापक अर्थान्वयन के सिद्धांत का प्रयोग। इसके माध्यम से जिस प्रविष्टि के विषय के अधीन उस विधि का निर्माण किया जाता है, न्यायालय उसके अर्थ को इतना विस्तार कर देता है कि वह प्रश्नगत विधि उसकी सीमा के भीतर आ सके। यानी कि जिस विषय को न्यायालय को एक्सप्लेन करना है, यानी कि न्यायालय को क्या करना है कि न्यायालय उसके अर्थ को इतना विस्तार कर देता है कि प्रश्नगत विधि उसकी सीमा के भीतर आ जाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत पृथक्करण के सिद्धांत के ठीक विपरीत है, क्योंकि पृथक्करण के सिद्धांत के प्रयोग से किसी विधि को किसी विनिर्दिष्ट प्रविष्टि के अधीन लाने के लिए उसके उस हिस्से को अलग करके शून्य घोषित कर दिया जाता है, जो उस प्रविष्टि से असंगत होता है, और उसके शेष भाग को विधिमान्य कर बना दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पृथक्करण में क्या होता है? पृथक कर दिया जाता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको हटा दिया जाता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है उसको हटा दिया जाता है, बाकी को रख लिया जाता है। लेकिन व्यापक अर्थान्वयन के सिद्धांत में क्या होता है कि इतना ज्यादा इंटरप्रेट कर दिया जाता है कि उसको एम्बिट में ला करके रख लेते हैं, यानी कि परिधि में ला करके रख लेते हैं। इस सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हंस मुलर बनाम अधीक्षक प्रेसिडेंट जेल कलकत्ता 1944 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है जीनू भाई नाम भाई बनाम गुजरात राज्य 1995 सुप्रीम कोर्ट। तीसरा है मारूराम बनाम भारत संघ 1980 सुप्रीम कोर्ट। और चौथा केस है द इलेन होटल्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बनाम भारत संघ 1990 सुप्रीम कोर्ट। और लास्ट केस है भारत संघ बनाम SGLKT कॉलेज 2002 सुप्रीम कोर्ट। तो ये 5 केसेस थे जो कि व्यापक अर्थान्वयन के सिद्धांत पर आधारित हैं। थर्ड है आनुषंगिक शक्तियों का सिद्धांत। आनुषंगिक का मतलब एंसिलरी पार जो होती हैं, आनुषंगिक शक्तियों का सिद्धांत। आनुषंगिक विधायी शक्ति क्या होता है? आनुषंगिक विधायी शक्ति के प्रभावी प्रयोग के लिए आवश्यक होता है, यानी कि विधायी शक्ति के प्रभावी प्रयोग के लिए आनुषंगिक विधायी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी विषय पर कर अधिरोपित करने की शक्ति के अंतर्गत उसके उद्ग्रहण के उपाय, यानी उसको कैसे लिया जाएगा, कर तो लगा दिया गया, उसको लिया कैसे जाएगा के रूप में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने, यानी कि उस व्यक्ति को वहां पर लगाने के लिए उसकी संपत्तियों की कुर्की करने आदि विषय विधि बनाने की शक्ति समाहित है। क्योंकि इस प्रकार के विषयों के बिना कहा जाता है कि अगर टैक्स को लेने के लिए प्रॉपर चैनल नहीं बनाया जाएगा तो टैक्स कलेक्शन का पर्पस फेल हो जाएगा, यानी कि टैक्स लॉ का पर्पस फेल हो जाएगा। वसूली क्यों क्या कहा गया है? कहा गया कि इस प्रकार की विधियों के बिना कर की वसूली संभव नहीं होगी और कर अधिरोपण का प्रयोजन विफल हो जाएगा। यानी कर तो लगा दिया गया, लेकिन कर का उद्ग्रहण कैसे होगा, वसूला कैसे जाएगा, इसके लिए भी एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन होना चाहिए। तो इसे क्या कहा गया है? आनुषंगिक शक्तियों का सिद्धांत, यानी कि
हमारे लेजिस्लेचर को पार है कि लॉ बनाने के साथ साथ उससे रिलेटेड लॉ भी बनाए। नेक्स्ट है संघ की प्रधानता का सिद्धांत। यह सिद्धांत संविधान के विभिन्न उन प्रावधानों पर आधारित है जो राज्य की तुलना में संघ को शक्तिशाली बनाती है। तो संघ की प्रधानता का सिद्धांत का तात्पर्य यही है कि संघ को ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। अनुच्छेद 246 क्लॉज 1, 2 और 254 क्लॉज 1 में क्या लिखा गया है कि संघ सूची को अन्य सूचियों पर, समवर्ती सूची को राज्य सूची पर एवं टकराव की अवस्था में संसद द्वारा बनाई गई विधि को राज्य विधि पर सामान्यतः अभिभावी घोषित किया गया है। यानी कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों के ऊपर अभिभावी है। यानी कि अगर कोई टकराव होता है तो संघ सूची यानी कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डॉक्टर यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2005 का है। इसमें यदि कोई विषय सूची 1 की प्रविष्टि के अधीन और साथ ही सूची 2 के अधीन भी आता है तो सूची 1 की प्रविष्टि को अधिमान दिया जाएगा। यानी सूची 1 का मतलब संघ सूची के द्वारा संघ सूची के तहत बनाए गए कानून को अधिमान मिलेगा, यानी कि वो प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट है, इसे परिसंघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत भी कहते हैं, परिसंघ की विधायी शक्ति की प्रधानता कहते हैं। राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधीन, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधीन है। इसे कहा गया है 246 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में कहा गया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अधिमुक्ति का सिद्धांत। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है? अधिमुक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग समवर्ती सूची के विषय पर संघ की प्रधानता को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अतः यह संघ की प्रधानता के सिद्धांत का एक ऐसा उप सिद्धांत है जिसका प्रयोग समवर्ती सूची के विषयों के निर्वचन तक सीमित है। अब आगे देख लेते हैं कि अनुच्छेद 246 क्लॉज 2 के अनुसार समवर्ती सूची के विषयों पर संघ एवं राज्य दोनों को समान विधायी शक्ति प्राप्त है। किस पर समान विधायी शक्ति प्राप्त है? समवर्ती सूची के विषयों पर। किसको? संघ और राज्य को समान विधायी शक्ति प्राप्त है। दोनों की विधायी शक्तियों में टकराव की अवस्था में संघ द्वारा बनाई गई विधि को वरीयता दी जाएगी। अनुच्छेद 254 क्लॉज 1 ये बात कहता है। परंतु दोनों की विधियों के टकराव के अभाव में भी संसद अपनी विधि को सर्वोपरि घोषित कर सकती है। अगर टकराव ना भी हो तो ऐसी दशा में पार्लियामेंट अपने द्वारा बनाए गए लॉ को क्या कर सकती है? अपने द्वारा बनाए गए लॉ को प्रिवेल करा सकती है, एग्जिस्ट करा सकती है। नेक्स्ट है, इसी में आगे देख लेते हैं, एक कानून बनाया था, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित किए जाने से पहले कई राज्यों द्वारा विधि बनाकर हिंदुओं में द्विविवाह को शून्य घोषित किया गया था। परंतु इस अधिनियम की धारा 4 द्वारा संसद ने इस अधिनियम के प्रावधानों को सर्वोपरि घोषित करते हुए अन्य सभी विधियों को शून्य घोषित किया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों की ऐसी विधियां स्वतः निष्प्रभावी हो गई। यानी स्टेट गवर्नमेंट में क्या था कि अगर कोई 2 पत्नी रखता है, द्विविवाह करता है, जिसे बाइनेमी कहते हैं, तो ये पनिशेबल था। लेकिन सेम लॉ को पार्लियामेंट ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बना दिया। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो कि पार्लियामेंट की बनाई हुई लॉ है, तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई लॉ ही प्रिवेल करेगा। स्टेट के अलग अलग स्टेट के बनाए हुए लॉज प्रिवेल नहीं करेंगे। इस पर केस है इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य 2004 सुप्रीम कोर्ट, असम राज्य बनाम होराइजन यूनियन 1967 सुप्रीम कोर्ट, दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1959 सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। नेक्स्ट है अर्थ संकोच का सिद्धांत। 6 है अर्थ संकोच का सिद्धांत, जल्दी से देख लेते हैं। यह सिद्धांत व्यापक अर्थान्वयन के सिद्धांत के विपरीत है। व्यापक अर्थान्वयन का सिद्धांत क्या था कि मैक्सिमम चीजों को इंटरप्रेट करके
लीगल एम्बिट में ला लिया जाता था और उसे और न्यायालय ये मानती थी कि व्यापक रूप से अगर देखा जाए तो जो लॉ बनाया गया है वो उचित है। अर्थ संकोच का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत व्यापक अर्थान्वयन के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि प्रश्नगत विधि की विधि मान्यता को कायम रखने के लिए जहां व्यापक अर्थान्वयन के सिद्धांत के आधार पर किसी प्रविष्टि के विषय को विस्तृत अर्थ दिया जाता है, वहीं इस सिद्धांत के माध्यम से प्रश्नगत विधि की संकीर्ण व्याख्या करके उसे इस विषय के अधीन लाया जाता है। नेक्स्ट है पृथक्करण का सिद्धांत। हम लोग पढ़ चुके हैं। पृथक्करण का सिद्धांत क्या है कि अगर कोई ऐसा कानून विधि बनाई गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से असंगत है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट है, तो उस इनकंसिस्टेंसी की मात्रा तक, उस असंगतता की मात्रा तक उसे काट दिया जाएगा और जितना पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होगा यानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलेगा उतना जीवित रहेगा। और यदि किसी भी विधि का वो भाग निकाल दिए जाने पर जो कि संविधान से इर्रेलेवेंट था, संविधान के अगेंस्ट था, पूरा का पूरा विधि बेकार हो जाता है, तो पूरा विधि क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, यानी पूरी विधि मृत हो जाएगी। यह सिद्धांत क्या कहा गया है कि निर्वचन का यह सिद्धांत किसी विधि की विधिमान्यता को बचाने का अंतिम उपाय है। अतः इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विधि को संपूर्ण विधिमान्य बनाए रखना संभव न हो। ऐसे में उस विधि के उतने भाग को पृथक एवं शून्य घोषित करके शेष को विधिमान्य बनाए रखा जाता है जितना विधायी शक्ति के अतिक्रमण में होने के नाते असंवैधानिक है। इस पर केस है RMDC बनाम भारत संघ 1957 का मामला है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें का उच्चतम न्यायालय ने निर्वचन के सिद्धांत के संदर्भ में यह स्पष्ट किया कि इस सिद्धांत का प्रयोग तभी संभव होता है जबकि प्रश्नगत विधि के असंवैधानिक प्रावधानों को पृथक कर दिए जाने पर भी अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए उस विधि की उपादेयता समाप्त या असंभव न हो गई हो। ऐसा होने पर इस सिद्धांत का प्रयोग करने की बजाय संपूर्ण विधि को शून्य घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे में इसके अलावा अन्य कोई विकल्प भी उपलब्ध नहीं होता है। क्या कहा गया है कि अगर कोई विधि का कोई पर्टिकुलर भाग निकाल देने से उस भाग की उपादेयता की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो उस संपूर्ण विधि को निष्प्रभावी मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है आभासी विधायन का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि विधायिका जानबूझकर किसी ऐसे विषय पर विधि का निर्माण करती है जो उसकी विधायी शक्ति से बाहर होता है, किंतु उसकी रूपरेखा, उद्देशिका का नाम आदि इस प्रकार प्रावधानित करती है जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि वह विधि किसी ऐसे विषय से संलग्न है जिस पर उसे विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। यानी कि कवर पेज पर कुछ और है, अंदर कुछ और है। कवर पेज देखने से ऐसा लगता है कि विधि निर्माण की शक्ति पर्टिकुलर लेजिस्लेचर को प्राप्त थी, लेकिन या पार्लियामेंट को प्राप्त थी, लेकिन बाद में जब उसका इंटरप्रिटेशन न्यायालय के द्वारा किया जाता है तो पता चलता है कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बाहर फिजिक्स लिखा हुआ है और अंदर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी निकल रहा है। तो इस तरह से कहा जा सकता है आभासी विधायन, इसे छद्म विधायन भी कहते हैं, यानी कपट। छद्म का मतलब कपट, कपटपूर्ण विधायन, यानी कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, देखने में कुछ और है और वास्तविकता कुछ और है। इस पर कुछ महत्वपूर्ण वाद है। पहला है बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह 1952, दूसरा है RS जोशी बनाम अजीत मिल्स अहमदाबाद 1977 और लास्ट है धर्मदत्त बनाम भारत संघ 2004। नेक्स्ट है सार तत्व का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट प्रिंसिपल है, यह आखिरी सिद्धांत है। संविधान में संसद एवं राज्य विधानमंडलों की अनुसूची 7 में उल्लिखित उन्हीं विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्रयोग करना होता है जिसके लिए उन्हें विधायी शक्ति प्राप्त है। किसको? संसद को और राज्य के विधानमंडल को। अतः जब कभी किसी विधि को विधायी विषय के आधार पर
चुनौती दी जाती है तब यह पता लगाना आवश्यक हो जाता है कि वह विधि कौन सी सूची की प्रविष्टि में उल्लिखित विषय पर अधिनियमित की गई है। यह ज्ञात करने में न्यायालय प्रश्नगत विधि के मूल प्रयोजन एवं प्रकृति को निर्धारित करता है एवं तब यह निर्धारित करता है कि वह विधि किस सूची की कौन सी प्रविष्टि की किस विषय के अधीन आती है। तो फाइनली हमने देख लिया कि 9 प्रिंसिपल हैं सूचियों के अर्थान्वयन में। अब आगे देख लेते हैं कि किसी विधि को किस प्रविष्टि के अधीन रखा जाए। इसका निर्धारण प्रश्नगत विधि के भिन्न भिन्न प्रावधानों पर किए जाने की बजाय उसे बनाए जाने के मूल लक्ष्य एवं उस विधि की प्रकृति के आधार पर किया जाता है कि उस विधि का सार तत्व, इसी को विधि का सार तत्व कहते हैं। यानी कि गिस देखा जाता है, यानी कि देखा जाता है कि जो भी लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा उसका गिस क्या है। कोर्ट इंटरप्रेट करके कोर्ट इस बात को इंटरप्रेट करती है कि जिस उद्देश्य से यानी जिस लक्षण के तहत कानून बनाया गया है, जिस पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, क्या ये लॉ उस पर्पस को सॉल्व कर रहा है। इस पर इंपॉर्टेंट केस है बंबई राज्य बनाम बालसारा 1951 सुप्रीम कोर्ट और लास्ट है प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना 1947। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में आपने देखा केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत सूचियों के अर्थान्वयन में कौन कौन से सिद्धांत हैं। ये सारे के सारे सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सिद्धांत को आप मगअप कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, रिटन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने केसेस बताए हैं वो सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।